हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में जो पटवारी के पिछली बार एग्ज़ाम हुए थे 2017 में, और जो एग्ज़ाम हुआ था उस बीच में 10 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन मैथ से पूछे गए थे, मैथ सब्जेक्ट से, उन 20 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और साथ ही जो मैंने मैथ सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन की सीरीज चालू की है, जो पटवारी के पिछली बार 2017 में पेपर हुए थे। तो दोस्तों, जो 2017 में पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे और इस एग्ज़ाम में जो मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम चालू कर चुके हैं और लगभग है मेरी चौथी वीडियो है। अगर आपने पहले 3 पेपर के सलूशन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वह सलूशन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम दोस्तों इस सीरीज़ में जो हमने चालू किए हैं कंप्लीट, लगभग 39 से 40 पेपर हुए हैं 2017 में। उन सबके मैथ सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटों में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसे 6 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने के लिए आवश्यक घंटे कितने लगेंगे। तो मान लेते हैं पाइप ए जो हैगा वह कितने घंटे में भर सकता है, एक टंकी को 4 घंटे में है, तो 1/4। बी पाइप है वह उसे कितने में खाली कर सकता है, 6 घंटे में, तो इसको 1/6 खाली कर रहा है। तो यहाँ हम माइनस यानी कि नेगेटिव है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे 4 और 6 का, तो यह हो जाएगा 24। इसको करेंगे 6, इसको करेंगे सॉल्व तो 4। ऊपर जो हमारे पास बचेगा 2/24, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/12। यही इसका आंसर है। ठीक है, 12 घंटे इसमें लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6x⁵ -24x³ -5x+6 को 6x+2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसे आप दोस्तों, अगर आप भाग विधि से देना जानते हैं तो इसे भाग दे के आप इसका शेषफल फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आपको भाग देना है और इसका शेषफल आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता तो आप सिंपली जो x+2 दिया गया है यहाँ पर x बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, इसे 0 हम मानेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इस -2 को आपको इसमें पुट कर देना है, यहाँ पर रख देना है उसकी वैल्यू को। तो चलिए हम इसी विधि से करेंगे। यहाँ पर हम इसे रख देते हैं -2⁵ -24 -2⁵3 -5 × 2, ठीक है, +6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास -32। 5 बार इसे करेंगे तो यह आ जाएगा 24, और इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 × -8। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ये 10 और ये 6। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6 18 और 6 दूनी 12 -192। और इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा 24 8 192 यह मिल जाएगा, और प्लस इसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, यह माइनस यह प्लस और यह माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 16। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, √15 × √20 √15 × √20। इसको आप दोस्तों दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 15 × √20। इसका हम गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √300। अब इस √300 को हमें तोड़ना है, तो हमें इसे चलिए तोड़ लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 3। ठीक है, अब ये 10 10 दोनों हैं तो यह बाहर आ जाएगा 1 10, और यहाँ बचेगा हमारे पास 3। यही इसका आंसर है।
10 का रूट 3। और नहीं तो आप इसे क्रैक कर सकती हैं, इसे आप लिख सकती हैं √3 इंटू √5, ठीक है। और इंटू इसे लिख सकते हैं आप √4 इंटू √5। यह दूसरी मेथड है। इसमें से आप, ये दोनों तो सेम है, 5 5 तो है 5 आ जाएगा। यहाँ पर √3 बचा और यहाँ पर बचा 2, तो इसे हम क्रैक करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 √2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एक 2 आ जाएगा और एक ये 5 और √3, तो ये हो जाएगा 10 √3। ठीक है, आप जैसा करना चाहते हैं वैसा आप अपनी जिस तरीके से आपने पढ़ा है वैसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। यहाँ 18 दूनी 36, ठीक है, इसका मल्टीपल करेंगे तो अब इसे क्रैक करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 6। इसे करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 441 का वर्गमूल क्या होगा, आपने पढ़ा होगा। 441 का वर्गमूल 21, 21 इंटू 21 कितना होगा, 441, 441। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औसत निकालिए। यहाँ पर सभी संख्याओं को आपको काउंट करना है और जितनी संख्या हैं उतने से आपको भाग दे देना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं इन संख्याओं को। 2 6 8 3 11 9 20 5 25 की 5 हासिल 2 2 दूनी 4 3 7 3 10 और 6 16 और 1 17। ये आगा टोटल इसका 175 कितनी है, 1 2 3 4 5। इसका हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 15 और 5 25 35, इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या दी गई है 83216.5 को मानक रूप में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू बतानी है, यानी कि जो 10 की पावर इस पर आएगी वह पावर हमें बतानी है। दोस्तों हैं क्वेश्चन सभी मानक रूप, विस्तारित रूप सभी 5वीं 6वीं के क्लास में आपने पढ़े होंगे। लेकिन क्या होता है, पढ़ तो हम बहुत पहले लेते हैं लेकिन बाद में इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो नहीं पढ़े तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ यह क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा। तो हमें यहाँ पर दोस्तों किसी संख्या का मानक रूप, आप सबसे पहले मानक रूप जानिए, मानक रूप किसे कहते हैं। तो मानक रूप हम उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास संख्या है, संख्या बराबर हम ले लेते हैं 1200। अब इसका हमें अगर बोला जाए कि इसे मानक रूप में हमें लिखना है, तो हम मानक रूप में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, 1.200 इंटू यहाँ पर 10 और 10 की पावर हमें यहाँ पर लगानी है। तो जो पॉइंट के बाद डिजिट बचते हैं, जो डिजिट होती हैं जितने डिजिट उतनी यहाँ पर पावर आ जाती है। यहाँ की यहाँ पर दोस्तों 3 डिजिट बच रहे हैं तो यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 3। यही इसका मानक रूप होगा, ठीक है। और चलिए एक संख्या और ले लेते हैं हम, जैसे कि 14,519। इसको हम मानक रूप में लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे, 1.4519 इंटू 10। इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4 डिजिट हैं किसके बाद, डेसिमल के बाद, तो इसकी पावर 4। अब दोस्तों यहाँ पर वही संख्या हमें दी गई है और इसका मानक रूप भी दिया गया है हमें, लेकिन यहाँ पर एक कर दिया है ना छोटा सा, 0.5 दे दिया गया है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना है जो 0.5 की संख्या दी गई है इसे हम शून्य के अंक में काउंट नहीं करेंगे, यानी डिजिट में काउंट नहीं करेंगे, लिखेंगे तो लेकिन डिजिट में काउंट नहीं होगा। जैसे कि यह मानक रूप दिया गया है 83216.5, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर क्या आएगी, तो यहाँ पर जो हमारे पास 5 है, ठीक है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 5 के पहले यहाँ पर दशमलव यानी कि डेसिमल दिया गया है। हम काउंट करेंगे इन 4 संख्याओं को तो इसकी पावर आ जाएगी 4, यही इसका आंसर है।
और दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और विधि से भी बता देता हूँ। आप इस तरह से भी कर सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर मानक रूप दिया गया है 8.2165 इंटू 10⁻n और यहाँ पर संख्या दी गई थी 83216.5। अब सिंपल सी बात है, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जीरो बढ़ जाएंगी, 5 जीरो बढ़ा देती हैं। और यहाँ पर इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो बराबर में है तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर सकती हैं। बचा कितना हमारे पास 4 जीरो, तो यहाँ पर 4 जीरो, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोण ए बराबर 20 डिग्री और कोण ए एफ जी बराबर ए जी एफ के समान है तो कोण बी प्लस कोण डी किसके बराबर है, यानी कि इस कोण का मान क्या होगा, कोण बी का और कोण डी का हमें मान यहाँ पर निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर त्रिभुज को थोड़ा बड़ा करके बड़े साइज में यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि मैं इसमें आराम से वैल्यू एंटर कर सकूँ। ठीक है, हमने त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, इसका नाम बी, ए कोण ए, जी है एफ, ई डी और है सी। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कोण ए का मान कितना है 20 डिग्री। चलिए 20 डिग्री रख देते हैं इसका मान। आप जानते हैं त्रिभुज जो बन रहा है इसके एक कोण का मान 20 डिग्री है, तो इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, जब एक कोण 20 डिग्री है तो इसके समान वाले जो कोण होंगे वह बराबर बराबर होंगे, यानी कि जो इसकी कोण होंगे 80 डिग्री का होगा जी, और यह कोण होगा 80 डिग्री का, दोनों समान। ठीक है, अब यह तो होगा इसके वाले कोण की बात। अब यहाँ पर दोस्तों अब हमसे पूछा गया है कोण बी प्लस कोण डी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो त्रिभुज के जो बाह्य कोण हैं, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। क्या, जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वह त्रिभुज के आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर एक कोण हमें मिल रहा है 80 डिग्री का, तो यहाँ पर जो इसका दूसरा हम एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे, तो वह कितने डिग्री का निकलेगा, यहाँ पर 100 डिग्री का निकलेगा। और जब यह 100 डिग्री का निकल रहा है तो यह पूरा त्रिभुज 180 डिग्री का है, और इसके सभी जो सामने वाले कोण हैं बराबर बराबर होंगे, तो यह कितने डिग्री हो जाएंगे, यहाँ पर 100 डिग्री का है, 180 डिग्री का पूरा त्रिभुज रहता है, तो यहाँ पर 100 डिग्री का हम माइनस कर लेते हैं, बचा कितना 80। अब इसका दोनों भाग कितने हो जाएंगे 40-40 डिग्री के, कितने 40-40 डिग्री के, तो इसका आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, और इसका मान आ जाएगा 40 डिग्री। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कोण बी प्लस कोण डी का मान, तो 40 प्लस 40 डिग्री हो जाएगा है 80 डिग्री, यही इसका आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर संख्या दी गई है और सभी संख्याओं का हमें औसत बताना है। अब संख्या तो दी गई है, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी संख्या दी गई है कि उनको अगर जोड़ें तो टाइम बहुत हो जाएगा। हालांकि आप जोड़ के कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी आपकी कैलकुलेशन है तो आप जोड़ के इसे निकाल सकते हैं। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यह आएगा 1608, और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से इसका औसत निकल जाएगा 2.201। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि इससे और ज़्यादा संख्या दी गई होती, या फिर यहाँ पर मान लीजिए टू डिजिट में है, यहाँ पर अगर 3 डिजिट से चालू हो जाती संख्या 343, इस तरह से मतलब लंबी लंबी बड़ी बड़ी संख्या दी गई होती और 8 संख्याओं की जगह 15 संख्याएँ दी गई होती, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या एपी यानी कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला रखना होगा, तब यह क्वेश्चन सॉल्व आप कर पाएंगे। तो चलिए हम उस विधि से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों,
इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, यह इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a बराबर क्या होगा, प्रथम पद, और n बराबर क्या होगा, बापद, जो पूछा गया है बापद, और l बराबर लास्ट पद, यानी कि आखिरी वाला लास्ट पद। ठीक है, अब है वैल्यू आपको यहाँ पर रख लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर a बराबर हमारे पास कितना है, प्रथम पद 26 है, तो इसका मान हो गया 26। और n बा क्या, n का मतलब n का क्या आ जाएगा वैल्यू, n बराबर बापद। तो हमारे पास कितने पद हैं, तो इनको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास हो रहे हैं टोटल 8 पद। ठीक है, और लास्ट का पद हमारे पास क्या है, 376। ऐसे होगा इनके मान। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम रख देंगे n यानी कि 8/2, और यहाँ पर a 26 प्लस लास्ट का पद क्या है 376। इसको हम जोड़ेंगे तो यह जाएगा 4, और यह आ जाएगा हमारे पास 402। 376 प्लस 26, ये हो जाएगा 402, और इसका गुणा करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 1608। वही संख्या आ गई जो जिसे हमने यहाँ पर काउंट किया था। ठीक है, अब जो संख्या आ चुकी है यहाँ पर हम फॉर्मूले से वह जोड़ को निकाल सकती हैं, सभी संख्याओं का जोड़। अब जो संख्या हमें दी गई है, कितनी संख्या है 8, तो आपको उससे डिवाइड कर देना है, आपका आंसर वही आ जाएगा 201। ठीक है, आप इस तरह से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर ज़्यादा लंबी सीरीज दी गई हो और ज़्यादा बड़ी संख्याओं में दी गई हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 10 गुणनफल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगर इसे डायरेक्टली हम सिंपल तरीके से गुणा करने बैठे तो यहाँ पर तो काफ़ी समय लगना है। हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर इसे क्रैक करेंगे, यानी कि इसको ऐसे फॉर्म में लाएंगे कि यह 10 की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अगर हम 10 की फॉर्म में इसे ले आए तब उस पर कितनी भी घातें हों हम उसका मल्टीपल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उतनी ही वहाँ पर जीरो होंगी। ठीक है, तो चलिए जैसे कि हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं। 4 की पावर 5 दी गई है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 10। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर, यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा तो यह 10 हो जाएगा, और यह जाएगी 5 की पावर 10। ठीक है, अब इसे हम घातांक समान है तो यहाँ आधार का गुणा हो जाएगा, यह जाएगा 10 की पावर 10। ठीक है, अब 10 की पावर 10 है तो यहाँ पर 10 जीरो होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो होंगी। अब आपको आंसर में 10 ही नहीं लगा देना है कि इसकी अंकों की संख्या 10 होगी, नहीं, इसके बाद एक भी काउंट होगा, क्योंकि एक भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 100 की 10 की पावर को 4 में अगर लिखते हैं तो कैसे होता है 1 0 0 0, यहाँ पर कितनी 5 हो रही है डिजिट। ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर है 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर घंटा से गया और 100 किलोमीटर घंटा से वापस लौट आया। संपूर्ण यात्रा की औसत गति क्या है। यहाँ पर औसत गति हमसे पूछी गई है, तो औसत गति का यानी कि औसत चाल का फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे। औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर 2ab अपॉन a प्लस b। आप इसे वैल्यू रख दीजिए, तो 2 इंटू 50 से गया, 50 से वापस आया, 100 से वापस आया सॉरी, और अपॉन में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 5 दूनी 10 और 3 जीरो, यहाँ पर 150, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसे हम
सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.666, इसका आंसर आ जाएगा किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, आप इसका आंसर देख सकते हैं, यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 लड़कों के एक समूह में उनमें से 2 ऑलराउंडर हैं, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि यादृच्छिक रूप से चयनित लड़का एक ऑलराउंडर सिद्ध होगा। देखिए यहाँ पर कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं। इन 10 लड़कों में से क्या संभावना है कि अगर हम उनमें से एक निकालें तो वह लड़का ऑलराउंडर होगा। और बताया गया है कि उनमें 10 में से 2 ऑलराउंडर लड़के हैं। तो यहाँ पर टोटल लड़के कितने हैं, 10, और ऑलराउंडर उनमें से कितने हैं, 2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 हमारे पास आ जाएगा। चूँकि अब आंसर में 1/5 यहाँ पर दिया नहीं गया तो इसे भी सॉल्व करना होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगी 0, फिर इसके बाद पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, तो 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। चित्र 1, 2, 3 में 3 पट्टियाँ समान क्षैतिज ऊंचाई ए इकाई की हैं। ये पट्टियाँ 2 समांतर रेखाओं को जोड़ती हैं। इनमें से किस पट्टी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है हमें बताना है। तो यहाँ पर ये 3 पट्टियाँ दी गई हैं, 1, 2 और 3। इनका हमें क्षेत्रफल बताना है कि इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो यह दोस्तों समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इसका लगेगा वह लगेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे। तो चलिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल होता है। अब देख लेते हैं हम पहले वाले चित्र को। तो आपको इसमें देखना होगा, आधार तो इसका ए मान लेते हैं, ए है, और ऊंचाई हम मान लेते हैं इसकी एच। ठीक है, तो आधार एक को करते हैं हम सॉल्व। तो आधार गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए इंटू एच, बराबर में क्या मिल जाएगा हमें, ए एच। इसका क्षेत्रफल हो गया ए एच। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। तो दोस्तों है क्षेत्रफल जो दिया गया है तिरछे रूप में दिया गया है समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम जो इसकी हाइट को लेंगे, यहाँ से ही सीधा काउंट, यानी कि इसको हम हाइट सेम मानेंगे, इधर से ही इसको देखेंगे और इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वही आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका भी वही हो जाएगा ए इंटू एच। इस तरह से यह भी हमें मिल जाएगा ए एच। तो दोनों का क्षेत्रफल यहाँ पर समान समान हमको मिल गया। अब देखते हैं तीसरे का क्षेत्रफल क्या निकल के आता है। तो चलिए तीसरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का। दोस्तों यह तिरछे में है तो इसे हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे, यानी कि इसे हम डिवाइड कर देंगे, और जो हाइट है इसको मान लेंगे हम एच। ठीक है, जब हम इसे आधा करेंगे तो इसकी हाइट भी हम आधी मान लेंगे। तो इसका हम क्षेत्रफल 2 बार में निकालेंगे, जैसे कि इसे हम दे देते हैं ए भाग और इसे दे देते हैं बी भाग। तो ए का क्षेत्रफल निकालते, सबसे पहले हम ए वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका आधार गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए इंटू एच अपॉन 2। इसको आधा कर दिया है तो अपॉन में आ जाएगा 2। यह निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एच बटे 2। और अब बी का निकालेंगे हम, तो बी का भी यही ए इंटू एच अपॉन 2, और ये इस तरह से हमें मिल जाएगा ए एच अपॉन 2। ठीक है, अब इन दोनों को हम टोटल कर लेते हैं। टोटल ए प्लस बी का क्षेत्रफल, तो ए का कितना है, ए एच बटे 2, और बी का कितना है, बी का भी सेम है, ए एच बटे 2। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास ए एच प्लस ए एच। ठीक है, और इसे आगे सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2 ए एच।
अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वह आ जाएगा AH। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बराबर बराबर मिल रहा है, पहले का AH, दूसरे का AH और तीसरे का AH। तो यहाँ पर इसका आंसर है, सभी तीनों पट्टियों का समान क्षेत्रफल है। ठीक है, यदि एक संख्या का 30% 300 है तब यह संख्या क्या होगी। मान लेते हैं संख्या है x, माना कि संख्या बराबर x है, तो x का उसका 30% कितना, 30% बराबर कितना है 300। तो अब x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 300 है आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 30% को अगर हम लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे 30/100, तो 100 यहाँ पर ऊपर और 30 नीचे, इसको कैंसिल करेंगे तो है चला जाएगा 10 बार में, 10 × 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। स्नेहल की प्रेजेंट आयु क्या होगी। तो सवाल बहुत इजी है, इसमें केवल बटे में दिया गया है गुणा होगी, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर बता देता हूँ। सुशील को हम सबसे पहले लिख लेते हैं सुशील, सुशील और स्नेहल, स्नेहल, स्नेहल। ठीक है, यहाँ पर दोनों की आयु हम मान लेते हैं, इसकी क्या बोला गया 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना। स्नेहल की आयु मान लीजिए x थी, तो सुशील की आयु कितनी थी 3x। यह कब थी 6 वर्ष पहले, माइनस 6 वर्ष पहले। ठीक है, अब बोला गया है 6 वर्ष बाद, यानी कि प्लस 6 वर्ष बाद अब क्या होगी। तो 6 वर्ष बाद हमें आयु को यहाँ पर निकालें तो क्या होगी 3x प्लस 6 वर्ष का बाद का बोला गया है और पहले का बताया गया है, तो 6 और 6 ये 12 हो काउंट होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, 6 नहीं करना है आपको। और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 12, क्योंकि 6 वर्ष पहले की बताई थी और 6 वर्ष बाद की यहाँ पर बोल रहे हैं, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। अब बोला गया है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की 5/3 गुना होगी। तो चलिए 5/3 गुना कर देते हैं इसकी आयु को हम, यही होगी। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यह 3 इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × 3x + 12 और बराबर में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5x + 12 × 5 = 60। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं तो 9x + 12 = 36 बराबर 5x + 60, ये आ जाएगा हमारे पास x का 4x और यहाँ पर आ जाएगा इसे 36 माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 में 36 गए 24। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो वह आ जाएगी हमारे पास 6। ठीक है, अब बोला है हमसे स्नेहल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यानी कि स्नेहल की वर्तमान आयु, इसमें वर्तमान में कब आएगा, ये तो इसकी 6 वर्ष पहले की थी x। ठीक है, अब वर्तमान में लाने के लिए इसे +6, तभी तो ये वर्तमान में होगी। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था 6 वर्ष बाद, इसे नहीं जोड़ना है, हमें केवल वर्तमान में पूछा गया है, तो +6 करना है। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो 6 + 6 बराबर कितनी आ जाएगी 12, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस सीरीज़ को चालू कर चुका हूं और इसकी लगभग पूरे जो पेपर हुए हैं उन पेपर में जो मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सभी को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या दी गई है, यदि यह प्रथम वर्ष के दौरान 10% से बढ़ जाती है, द्वितीय वर्ष में 20% से घट जाती है और तीसरे वर्ष में 30% से बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी? तो चलिए देख लेते हैं। जनसंख्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जनसंख्या दी गई है। अब यहाँ पर बोला गया है कि प्रथम वर्ष में 10% से बढ़ जाती है, यानी कि 10% से बढ़ जाती है। अपन कर लेते हैं 110/100 इंटू दूसरे वर्ष में बोला गया है 20% से घट जाती है यानी कि 100 में से 20 जाएगा तो 80/100। और तीसरे वर्ष में बोला गया है 30% से बढ़ जाती है, तो यह हो जाएगा 130/100। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 2, 2 से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब इसे कैंसिल करने के बाद अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा है लगभग 15 इंटू 110 इंटू 80 इंटू 130। तो ये हमें आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगी 1716000। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x² माइनस 12x प्लस 36 के बराबर है, किसके बराबर है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर इसे ढूंढना होगा। आपने बहुत पहले सवाल किए होंगे, आपको याद भी होगा कि ये 36 दिया गया है। आपको ऐसी दो संख्याओं को चुनना है कि अगर उनका मल्टीपल करें तो वह संख्या किस में आए, 36 में आए, और अगर हम गुणा करें तो वह संख्या हमें 36 प्राप्त हो। कितनी? 36। और अगर हम प्लस और माइनस करें तो वह संख्या हमें 12 प्राप्त हो, ठीक है। तो वह दो संख्या कितनी हो सकती है? वह दो संख्या होगी यहाँ पर 6 इंटू 6। अगर हम 6 और 6 को गुणा करते हैं तो 36 मिल रही है, ठीक है। और 6 और 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो 12 भी यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम इसे रख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस, अब चूँकि यहाँ पर माइनस दिया गया है तो हमें माइनस ही रखना होगा, और यहाँ पर भी हमें माइनस ही करना होगा क्योंकि माइनस माइनस का यहाँ पर जुड़ के 12 बनेगा, 12x। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 36, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसे दो भागों में तोड़ लेंगे। एक आ जाएगा इसे x माइनस 6 और यह जाएगा -6x। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण तो यह बन गया और एक आ रहा है x-6। तो x-6 एक आ रहा है और x-6 ये दूसरा आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं x-6 की पावर 2। यही इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण दिया गया है और बराबर में 13x के मूल। सबसे पहली बात तो मूल क्या होती हैं? तो मूल यानी सामने वाली संख्या में हम क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करें जिससे कि हमें 13x प्राप्त हो, है वही मूल यहाँ पर पूछा गया है। यह दोस्तों मानक द्विघात वाला समीकरण दिया गया है। आप इसे ध्यान से करेंगे, अगर इसे बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो 6x² प्लस 6 और बराबर में 13 है, तो हम इसे कैसे कर लेंगे? बराबर में 13 है तो 6x², यह 13 इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 13x और प्लस की 6 बराबर में 0। तो यह बन रहा है द्विघात समीकरण। क्या? द्विघात मानक समीकरण, ठीक है। इस समीकरण में दोस्तों आप देख सकते हैं ax² प्लस bx, यही होता है द्विघात समीकरण, बराबर 0। तो इस समीकरण में आपको क्या करना पड़ेगा? श्रीधर आचार्य सूत्र आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर देख लीजिए। श्रीधर आचार्य की एक सूत्र है, उसके द्वारा यहाँ पर यह सॉल्व होगा समीकरण। सूत्र क्या है? -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में
2a। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इनको वैल्यू रख लेना है। ए को हम मान लेते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू यहाँ पर और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, बी की वैल्यू, अब यहाँ पर आपको देखना है कि अगर प्लस में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन माइनस में है तो आपको उसकी वैल्यू भी माइनस में लेनी होगी, और यहाँ पर 6। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम वैल्यू को रख देते हैं समीकरण में। तो यह जाएगा हमारे पास माइनस का बी, तो 13 माइनस किए जाएंगे, प्लस माइनस दिया गया है, रख लेंगे अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर अब माइनस का 13 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, 4 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, क्योंकि ए और सी की 6 वैल्यू, और अपॉन में कितना दिया गया है 2a, यानी कि 2 यानी 2 गुणा 6 यानी कि 12। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस में हो जाएगा 13, यहाँ माइनस प्लस सेम, यहाँ पर अंडर रूट, इसे करेंगे स्क्वायर 13 का तो यह जाएगा 169, चूँकि पावर 2 है तो यह प्लस में हो जाएगा। और इसे करेंगे 4 छिंग 24 और 24 छिक्के 144, यह आएगा 114 अपॉन 12। अब इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस माइनस, यह रूट का वैल्यू हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 25, 169 में से 144 गए तो रूट 25 बचा। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है 12, इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 प्लस माइनस, इसका रूट कैंसिल करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा हमें 5, क्योंकि 5 इंटू 5 25 होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, और यह बची हमारे पास 12। अब है प्लस और माइनस में दी गई है, तो है प्लस और माइनस में इसकी 2 बार यहाँ पर संख्या आएगी, यानी कि 2 बार इसका मान आएगा। तो चलिए 2 बार निकाल लेते हैं, एक बार हम निकाल लेते हैं यहाँ पर माइनस में और एक बार प्लस में। तो अगर हम इसे 13 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 8 आ रहा है बटे में 12। ठीक है, और प्लस में करते हैं तो 13 और 5 18 हो रहा है और अपॉन 12, और इसे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/3 हमें मिल रहा है, और इधर मिल रहा है हमें 3/2, 6 दूनी 12 6 ती 18, एक इसमें मिल रहा है माइनस में। तो दोस्तों अब आपको देखना है कि यह किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन में है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 6 7 8 A76 को अगर 36 से विभाज्य है तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा कि कौन सी संख्या अगर ऐसी 1 से लेकर 9 तक की संख्या सीरीज को कब है किसी संख्या से विभाजित होती है। तो यहाँ पर आपको पता होगा ये 36, अगर हम इसे 36 को काउंट करें तो यह हो रहा है 36, दोनों अंकों को अगर जोड़ें तो क्या बन रहा है 9। ठीक है, यहाँ पर 9 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो यह पूरा जा रहा है। ठीक है, और दूसरी आप इस तरह से भी ले सकते हैं, 36 को आप अगर तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 9 इंटू 4, 2 भागों में आ जाएगा। ठीक है, अब 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या में आखिरी के 2 अंक 4 से पूरे जा रहे हैं तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जा रहे हैं 4 से, क्योंकि यहाँ 76 दिया गया है, 76 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4 और यहाँ पर बचा 3, तो 4 नाम 36 पूरा जा रहा है, तो यानी कि पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब देख लेते हैं 9 से हो रही है क्या, 9 से डिवाइड यानी कि 9 से विभाज्यता नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम 9 से विभाज्यता का नियम है, विभाज्यता नियम, यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से अंकों का योग 9 से जा रहा है, 9 से कट रहा है,
कटता है तो वह पूरी संख्या जो है, पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है 9 से विभाजित का नियम है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास संख्या दी गई है 5 6 7 8 और एक को हम हटा देते हैं, एक चलिए रख लेते हैं, और 7 6। यहाँ पर हम सभी संख्याओं को काउंट करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 5 6 11 प्लस 7 18 और प्लस 8 26 और 7 33 और 6 39, यानी कि हमें मिल रहा है 39। ठीक है, अब दोस्तों इसे भी काउंट कर लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 12, इसे काउंट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3। ठीक है, अब 3 में अगर हम ऐसा क्या जोड़ें, 3 में ऐसा क्या जोड़ें कि भाई 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो 3 में हम 6 अगर जोड़ते हैं तो 9 से पूरी तरह से वह कैंसिल हो जाएगी। तो ए का मान यहाँ पर हम मान सकते हैं 6 आएगा। ठीक है, या फिर आप दोस्तों सभी संख्याओं को काउंट करके भी जैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर काउंट किया था 5 6 11 7 18 और 8 26 और 7 33 और 6 कितना आया था, 39 आया था। अब 39 में हमें भाग देना है 9 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इससे भाग देना था हमें, 4 से पूरी तरह जा रहा था, 9 से देना है। तो 9 का मल्टीपल क्या होता है, 9 होता है, 9 दूनी 18, 9 तीया 27, 9 चौको 36 और 9 पाँच 45। हमारे पास संख्या कितनी है, 39, और आ कितना हमें चाहिए, कितना 45। तो हम अगर इसमें 6 जोड़ दें तो यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा भाई, इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर संख्या दी गई है, सभी को जोड़ना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ पर सभी संख्याओं को। तो यहाँ पर 4 4 8 4 12 4 16 की 6। ठीक है, 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 की 7, एक बचा, 4 4 8 और एक यहाँ पर 9 गया, 9 और 9 4 13, 13 के 3 हासिल, फिर एक, फिर चौथा काउंट होगा। तो यहाँ पर 4 और 1 5 और 5 4 9। ठीक है, अब यहाँ पर 4, ये संख्या हमारे पास आ गई 39,376। आई होप दोस्तों आपको है वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आशा करता हूँ मैं आपको क्लियर तरीके से क्वेश्चनों को समझा पाया हूँगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने जो सीरीज चालू कर दी है, अब यह मेरी चौथी वीडियो थी। ठीक है, पूरी 39 यहाँ पर हम पेपर सॉल्व करेंगे इसके मैथ के, जो 2017 में एग्ज़ाम में पढ़वाई मैथ से पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, उनको हम सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे अगले पेपर में जो पूछे गए थे उसके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।